Good morning, sir. Good morning. So student, first give your attendance. Then I will start the teaching. This chapter electoral politics. First, quickly join in the Google class and note your attendance. Google क्लास से जल्दी जुड़िए आप. Thanks.
सर श्रेष्ठ पाखरे प्रेजेंट। यस यस, अभी मैं लगा रहा हूँ सबका सारा। Yes, told you attendance. I read your name. Ajit Nishal. Present, sir. Ajay. Aman Mansuri. Aman Mansuri. अनामिका राघव। अनामिका आज लेट हो गया भाई। अनामिका राघव। अच्छा, अनुसुमन तिवारी। प्रेजेंट सर। वेरी गुड। अनुषा यादव। प्रेजेंट सर। वेरी गुड। आयुष वर्मा। भव्या कुमार। भूमिका कुचेरिया। भूपेश सिंह। देवश्री भारद्वाज। धर्मेंद्र। धीरज सोलंकी। दिशा राज। प्रेजेंट सर। वेरी गुड। दिव्यांशु स्वामी। गौतम चौहान। हर्षित टेलर। हर्षिता बैरवा। ईशिता कोमल। प्रेजेंट सर। वेरी गुड। कोमल वर्मा। प्रेजेंट सर। कुबेर मीना। Present, sir. कुशाल मीना। कुशाल। Present, sir. वेरी गुड। कुसुम माही। आप तो पढ़िए तो बोल नहीं रहे हो। कुसुम। महक। रक्षाली एब्सेंट रहती है हमेशा। मानसी प्यार। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। उसके बाद मयंक सखवाल। प्रेजेंट जो बोल नहीं रहे हो। मौलिक चौधरी। मयंक Present, sir. मौलिक चौधरी प्रेजेंट। सर अनामिका राघव प्रेजेंट। अनामिका, मयंक आप लेट कैसे हो जाती हो? सर लेट नहीं हुई सर, सही टाइम पे आई हूँ। हाँ, तो पॉइंट में नाम बोला तो बताया नहीं, चलो लगा दिया। चलो प्रिया मीना। ओके सर। अच्छा हाँ, मौलिक चौधरी। पंकुरित किलानी। प्रदीप गुजर। प्रेजेंट सर। वेरी गुड। प्रदीप कुमार साहू। प्रेजेंट सर। प्रिया मीना। रक्षित शर्मा। रोहित कुमार मीना। रोहित। संजना गुजर। शारा मीना। प्रेजेंट सर। सविता गुदारा। ये लड़की प्रेजेंट करती है, आज कहाँ चली गई? सविता गुदारा। शिवांगी नेनवा। श्रेयांश। प्रेजेंट सर। सोनाक्षी पांडे। सर श्रेष्ठ पाखरे प्रेजेंट। हाँ लगा के बेटा। सोनाक्षी पांडे। अच्छा, तुषार कुमार। वेदिका रावत।
विकास शर्मा, Present, sir. Present. विनीत कुमार, और कोई? अच्छा, मयंक सतवत लगा दिया। और कोई? सर रोहित कुमार मीना प्रेजेंट। रोहित कुमार मीना, चलो रोहित का हो गया। और किसी का छुट्टा है तो बताओ जल्दी। और किसी का अटेंडेंस छुट्टा है तो बताओ, आज मैं एब्सेंटिंग भेजूंगा आप लोगों के घर पर जो एब्सेंट रहोगे। धर्मेंद्र सिंह। क्या नाम है? धर्मेंद्र। रविंद्र सो रहे थे अभी तक, बीच बीच में आता गायब हो जाता है। नाम ही नहीं है। कल तो तुम क्लास में नहीं गया धर्मेंद्र। और एनीबडी? सर हर्षिता बेहरा प्रेजेंट। हर्षिता भैरवा, डेट किस समय की हो? और कोई एनीबडी? अब इसके बाद नहीं लगाऊंगा। इसके बाद जो आप जो एब्सेंट रहोगे तो आप मैं एब्सेंटिंग भेजूंगा। सुन लो, तो चलिए आपका एक चल रहा था इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पहले मैं समझाया था कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, व्हाट डू यू नीड द इलेक्शन। तो व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन में पहले बताया था कि पहले कंट्री को क्या किया जाता है, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। ठीक है, constituency, the area divided into small area, that is called the constituency. और दूसरा जो है रिजर्व है। दिव्यांशु स्वामी बेटे अभी बता रहे हैं, बीच में लगाऊंगा नहीं मैं। आप लोग बस सोच रहे हो, टाइम क्लास में अटेंड नहीं होते हो। अरे दिव्यांशु, तुम तो पूरा 15 दिन तक एब्सेंट रहा। हेलो दिव्यांशु, थोड़ा कैमरा ऑन करेगा अपना, तो थोड़ा चेहरा देखो तेरा। दिव्यांशु, कैमरा ऑन करो। हाँ तो बेटा पूरा आज 12-14 दिन एब्सेंट थे, कहाँ गए थे? सर प्रोग्राम में थे। कहाँ थे? प्रोग्राम में थे सर। बेटा प्रोग्राम में गए थे। बेटा ऐसे पढ़ाई कैसे होगी? 15-12 दिन एब्सेंट रहोगे, तुमको समझ में आएगा चैप्टर? और जो मैं इंपोर्टेंट नोट्स दे रहा हूँ वो तो लिख नहीं पाओगे। 12-14 दिन एब्सेंट रहोगे, गायब रहोगे, एक दिन आओगे, महीने में 2 दिन पढ़ोगे, बाकी दिन गायब रहोगे, तो सिलेबस कैसे पूरा होगा तुम्हारा? और सिलेबस क्या समझोगे? पढ़ना ढंग से, क्लास में गोल क्लास में प्रेजेंट रहो। थोड़ा कैमरा ऑन करना तो अपना। दिव्यांशु, यस सर। कैमरा ऑन करो। सत्या में देखा चेहरा देखो, तू कौन है? तू नहीं कर रहा है। पूरा 12-14 दिन गायब रहता है, 20 में टपकता है। तो ये मैं समझा रहा था, कंस्टिट्यूएंसीज, इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसीज एरिया को डिवाइड करते हैं, और हर कंस्टिट्यूएंसी से जो पॉलिटिकल कैंडिडेट जो है इलेक्शन के लिए खड़ा होता है। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी। रिजर्व का मतलब होता है those who are the SC/ST, those who are the SC/ST people in the society who are socially economic backward people. For them, some seats are reserved in the constituency and the parliament. And about for the SC, about the how many seats are reserved for the SC in the constituency? भाई बोल रहे हो आप तो बताओ जल्दी। 84 seats are reserved for the SC candidate in the parliament to contest the election. और इसके बाद 47 seats are reserved for the ST scheduled tribes to contest the election. तो ऐसे जो सोशली इकोनॉमिक जो बैकवर्ड हैं, समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, समाज में इक्विलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए
क्या है कि ऐसे SC लोगों के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, संविधान में उन्हें रिजर्व जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में रखा गया है, और वही पीपल जो है, वही पर्सन जो है इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं MP MLA के इलेक्शन के लिए, पार्लियामेंट या लोकसभा के इलेक्शन के लिए। लेकिन नॉट एट द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो बैकवर्ड, जो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड है, ऐसे लोगों के इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए, इक्वल होने के लिए सोसाइटी में गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, संविधान निर्माता ने, उन्होंने ऐसे लोगों को संविधान में रिजर्व रखा हुआ है इनके लिए सीट्स। दोज पीपल दे कैन फाइट इन द इलेक्शन, इन द लोकसभा, इन द राज्यसभा एंड फॉर द MP MLA। तो इस तरह से जो है उसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा प्रोसेस क्या होता है इलेक्शन का, जल्दी बताइए। इलेक्शन का तीसरा प्रोसेस क्या है, भूल गए, याद नहीं आ रहा आप लोगों को? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। नहीं बेटा, इलेक्ट्रल रोल, इलेक्ट्रल रोल सर इलेक्ट्रल रोल। हाँ, वोटर लिस्ट। तीसरा काम होता है इलेक्शन का वोटर लिस्ट। मतलब कि बिफोर द इलेक्शन द गवर्नमेंट CEC दे प्रिपेयर द वोटर लिस्ट। इस काम के लिए स्कूल टीचर्स और क्लर्क या बाबू अपॉइंट किया जाता है उन्हें इस काम के लिए। दे गो टू द डोर टू डोर एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड दे अपडेट द लिस्ट। दे ऐड द न्यू name of the voter in the voter list. Those who become the 18 years and more, their names are included in those lists, and those who are expired and dead in the family, their names are deleted from the list. तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर ईच इलेक्शन 6 मंथ पहले जो है गवर्नमेंट जो है वो वोटर लिस्ट जो है प्रिपेयर कराती है। नए नाम उसमें ऐड होते हैं और ओल्ड और जो डेड हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है फैमिली में, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है। दिस इज द इलेक्टोरल रोल एंड वोटर लिस्ट। इसके बाद वोटर लिस्ट तैयार हो गया तो उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। नॉमिनेशन का मतलब होता है बिफोर द इलेक्शन सर एमपी कार्ड। हाँ बोलिए, बोलो जी, आप बोल नहीं रहे हो। तो नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट क्या होता है कि हर कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपना कैंडिडेट जो है इलेक्शन के लिए डिसाइड करती है, वह कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरता है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद उसको सिंबल टिकट दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है और टिकट प्रोवाइड किया जाता है। और इसके बाद जो डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट अपने बारे में डिक्लेयर करता है, अपने एजुकेशन के बारे में वो भी डिक्लेयर करता है कि किसी भी पुलिस थाने में या कोर्ट में उसके अगेंस्ट में कोई केस या मुकदमा नहीं चल रहा है। ये भी डिक्लेयर करता है अपने फैमिली के बारे में कि हमारे फैमिली में इतने मेंबर हैं, इतने बच्चे हैं, इतने लोग हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी मनी जमा करता है, डिपॉजिट करता है नॉमिनेशन फॉर्म भरने के साथ साथ जो है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट द सम सिक्योरिटी मनी एंड ही डिक्लेयर हिज प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है डिक्लेयर करता है कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, लैंड, गोल्ड या सिल्वर या घर मकान, जो भी चीज है अपने प्रॉपर्टी के बारे में डिक्लेयर करता है, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट बोलते हैं। इस तरह से नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद जो है अगला जो प्रोसेस हुआ है इलेक्शन कैंपेन, चुनाव प्रचार करना। इलेक्शन कैंपेन यह जो है 2 वीक बिफोर द इलेक्शन डे, 2 वीक बिफोर द इलेक्शन डे जो है इलेक्शन के 2 सप्ताह पहले हर पॉलिटिकल पार्टी जो है क्या है वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए इलेक्शन कैंपेन करके चुनाव प्रचार करती है।
इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। टीवी, न्यूज़पेपर और रेडियो, इनके द्वारा भी जो है, जो पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, अपने पार्टी के प्रचार जो है वो जनता के बीच में करती है और वोटर को अट्रैक्ट करती है। तो मीडिया का भी जो है इलेक्शन कैंपेन में रोल होता है। और इसके अलावा जो है डायरेक्ट जो है, मतलब कि डायरेक्टली द पॉलिटिकल लीडर वो रैली निकालते हैं, कुछ अपने कंस्टिट्यूएंसी में रैली निकालते हैं, मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ये सारे प्रोसेस है चुनाव प्रचार के। तो बिफोर द इलेक्शन डे ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दे कैंपेन अबाउट देयर पार्टी, चुनाव प्रचार करती है और वोटर को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इलेक्शन कैंपेन में कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो स्लोगन जो है अपना यूज करती है। they express their slogan and attract to the voter। उनका जो मुद्दा होता है, किसी मुद्दे को लेकर के इलेक्शन फाइट करते हैं और इसके अलावा जो है वे वोटर को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जैसे जो बहुत सारे जो है स्लोगन जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दिया गया है। जैसे कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी ने लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने अपना जो स्लोगन दिया था 1971 में के इलेक्शन में कि रिमूव द पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, उनका ये नारा था। इंदिरा गांधी का यह स्लोगन था कि यदि मैं इलेक्शन जीत जाती हूँ तो मैं इंडिया से गरीबी दूर करूंगी, इंडिया को गरीबी से मुक्त करूंगी। रिमूव द पॉवर्टी वाज डिक्लेयर्ड बाय द इंदिरा गांधी कांग्रेस गवर्नमेंट। तो इंदिरा गांधी ने ही टोल द स्लोगन रिमूव द पॉवर्टी। इसी तरह से जनता पार्टी अपने इलेक्शन कैंपेन में, चुनाव प्रचार में उसने स्लोगन दिया था सेव द डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को बचाओ। और इसी तरह से बंगाल में लैंड टू द टेनर, मतलब कि गरीबों को भूमि देना, वो बंगाल में जो है लैंड टू द टेनर जो है यह कैंपेन में जो है स्लोगन दिया गया था। और साउथ इंडिया में प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु देशम एनटी रामा राव ने यह स्लोगन दिया था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु। इस तरह से जो है ये डिफरेंट तरह के जो है स्लोगन जो है डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना जनता को, वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए अपना स्लोगन देते हैं। एक क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है आपको, एक क्वेश्चन दिखाया मैंने बेटे कल, name the different type of the slogan Yes, sir. by different political parties। Yes, sir। एक क्वेश्चन मैंने लिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो है इलेक्शन कैंपेन के बाद अगला प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रिकल कैंपेन। हाँ, इलेक्शन कैंपेन तो हो गया बेटे, मैं पढ़ा दिया। इलेक्शन कैंपेन, चुनाव प्रचार के बाद लास्ट में कौन सा प्रोसेस है इलेक्शन का? पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग मतलब कि पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। हाँ, तो इलेक्शन के डे के दिन जो है सारे जो है वोटर्स अपने एपिक को लाते हैं, अपने एपिक को साथ लेकर आते हैं। एपिक का मतलब क्या हुआ? EPIC का मतलब क्या हुआ? कल बताए थे, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। वेरी गुड। तो इलेक्शन डे जो है डिक्लेयर होता है पहले से। ऑन दिस डे ऑल द वोटर्स दे कैरी देयर एपिक कार्ड एंड कास्ट देयर वोट। क्या होता है कि वोटर जो है एपिक कार्ड को अपने साथ लाते हैं, फोटो, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसके माध्यम से वे अपना मत प्रदान करते हैं, वोट देते हैं। और इसके बाद जो है वोटिंग, काउंटिंग द वोट। काउंटिंग द वोट लास्ट प्रोसेस है इलेक्शन का। वो डेट जो है पहले डिक्लेयर होता है कि किस दिन जो है वोट को काउंट किया जाता है। तो मीडिया के माध्यम से रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन के द्वारा जो है रिजल्ट जो है और काउंटिंग का प्रोसेस जो है जनता तक पहुंचाया जाता है।
The polling and counting of the vote is the final stage of the election. It is the final stage, यह इलेक्शन का फाइनल अंतिम प्रक्रिया प्रोसेस है, जिसमें वोट पड़ने के बाद काउंटिंग किया जाता है और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है. The final stage of an election is the day when the voters can or cast or poll their votes. That day is usually called the election day. और उस दिन को बोलते हैं इलेक्शन डे बोलते हैं, चुनाव का दिन बोलते हैं. Every person whose name is on the voter list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school और एक गवर्नमेंट ऑफिस. तो वह पोलिंग बूथ जो है किसी स्कूल में बनाया जाता है या गवर्नमेंट ऑफिसेज में बनाया जाता है या कॉलोनी में जो स्कूल है वहां पर पोलिंग बूथ बनाई जाती है जहां लोग वोट देने के लिए आते हैं. Once the voter goes inside the booth, the election officer's identity her put a mark on her finger and allow her to cast their vote. और हर वोटर जो एपी कार्ड के साथ जो है पोलिंग बूथ में जाते हैं, इंटर करते हैं, तो पोलिंग ऑफिसर जो है उनको आइडेंटिटी करता है, पहचान करता है और अमीर शाही इंक जो है उनके फिंगर में लगाता है और जो है इस तरह से लोग वोटर अपना वोट कास्ट करते हैं. एंड एजेंट of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. और हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंट जो होता है वह पोलिंग ऑफिसर के साथ जो बैठा रहता है, जो वोटर के पहचान करने के काम में आता है. हाँ हेलो तो इस तरह से जो है पोलिंग बूथ पर जो है तो इलेक्शन डे के दिन जो है वोट पड़ता है और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है. इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द इलेक्शन. ये इलेक्शन का लास्ट स्टेज कहलाता है, अंतिम स्टेज कहलाता है. तो एक क्वेश्चन लिखिए, राइट द क्वेश्चन. अच्छा, इसके पहले है थोड़ा एक क्वेश्चन में आपको देता हूं. वह है कि अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन. इलेक्शन के टाइम में क्या होता है कि पॉलिटिकल जो पार्टी है वह क्या नहीं कर सकती है. इलेक्शन डे के टाइम में पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं कर सकती है, उस पर क्या बंदिश होता है, ये आपको समझनी है. तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं कर सकती है, इसको पहले समझ लीजिए. देखिए इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, पॉलिटिकल जो सीईसी चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होता है वह जो है पॉलिटिकल पार्टी पर कुछ अंकुश रखता है और उन पर जो है कंट्रोल लगता है और उसी अंडर कंट्रोल में जो पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन करना पड़ता है और अपना हर मतलब कि चुनाव प्रचार करना पड़ता है. तो पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं कर सकती है उसके बारे में समझना है. तो अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन. इलेक्शन लॉ के अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यह नहीं कर सकती है. क्या नहीं कर सकती है? ब्राइबल और थ्रेटन वोटर्स. कोई भी पॉलिटिकल लीडर या पार्टी वोटर को धमकी नहीं दे सकती है, डरा धमकार कर वोट नहीं ले सकती है. दूसरा, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन. अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन. धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं ले सकती है. कोई पॉलिटिकल पार्टी
धर्म और जाति, कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट नहीं ले सकती है। उसके बाद तीसरा है यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। और इलेक्शन कैंपेन के टाइम में, चुनाव प्रचार के टाइम में गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट का जो संसाधन है, उसे पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल में नहीं ला सकती है। जैसे गवर्नमेंट व्हीकल है, जीप है या कार है या जो भी चीजें गवर्नमेंट की जो रिसोर्स है, उसको पॉलिटिकल लीडर जो है चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसके अलावा स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कंस्टिट्यूएंसी फॉर ए लोकसभा कंस्टिट्यूशन और 10 लाख इन ए कंस्टिट्यूएंसी इन द असेंबली इलेक्शन। क्या है कि इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिकल लीडर को, पॉलिटिकल पार्टी को खर्च करने पड़ते हैं चुनाव प्रचार में और सारी चीजों में, बैनर लगाने में। दे एक्सपेंड लॉट ऑफ द मनी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इन एनी इलेक्शन, इन द लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्शन, all the political party they can expend only 25 lakh rupees for the Lok Sabha election। लोकसभा इलेक्शन के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती है। चुनाव प्रचार या बैनर लगाने और सब काम पर जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में 25 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकती है। और इसके अलावा जो है और कॉन्स्टिट्यूएंसी या असेंबली के इलेक्शन में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकती है। यह भी जो है बैन या उस पर नियंत्रण लगाया क्या होता है। तो दीज आर द थिंग व्हिच कैन नॉट डू द पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टी। ये सारी बातें हैं जो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर वे नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी ऑफ कैंडिडेट कैन, और अकॉर्डिंग टू द इसके अनुसार जो पॉलिटिकल पार्टी और भी क्या नहीं कर सकती है। और उसके पास क्या कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का उसके ऊपर, क्या यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। इलेक्शन कैंपेन में, चुनाव प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जो धार्मिक प्लेस है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। Nobody any political party they can use the religious center, religious place का इस्तेमाल नहीं कर सकते कोई पॉलिटिकल पार्टी। या मंदिर में जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर सकती, मस्जिद, गिरजाघर और चर्च में जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर सकती है। इसके अलावा यूज गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिसर्स फॉर इलेक्शन। और इलेक्शन के टाइम में चुनाव प्रचार के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार की गाड़ी, गवर्नमेंट व्हीकल, और इसके अलावा एरोप्लेन, और इसके अलावा जो है और भी जो गवर्नमेंट ऑफिस जो है उसका इस्तेमाल इलेक्शन में नहीं कर सकती है। Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any project, take any big policy decisions or make any promise for providing public facility। और इलेक्शन के कैंपेन के टाइम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह का मतलब कि जो पब्लिक से किसी भी चीज को लेकर के प्रॉमिस नहीं कर सकती है। तो ये दीज आर द थिंग, ये सारी चीजें हैं जिस पर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद आपको पोलिंग और काउंटिंग वोट बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ के अनुसार पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं कर सकती है, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, अकॉर्डिंग to election law, what political party or candidate cannot
करनी है can all do according to the election law what political party or candidate cannot do. इसका आंसर बेटा आपको मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा इलेक्शन कैंपेन पैराग्राफ में। जैसे इलेक्शन कैंपेन का जो पैराग्राफ है उसमें जो स्लोगन है, चारों स्लोगन जो है उसके आगे का जो पैराग्राफ है वो कंटिन्यू है। मतलब कि इलेक्शन कैंपेन के पैराग्राफ में जो इलेक्शन जो है, जो स्लोगन जो है, जैसे सेल्फ डेमोक्रेटिक लैंड टू द पीपल प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु देशम, तो ये जो है स्लोगन जो है उसके आगे का जो पैराग्राफ है वो आपको अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ कहाँ से अंडरलाइन करनी है? अभी जो मैं बताया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं कर सकती है, तो 1 2 3 4 जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन कीजिए। इसका आंसर यहाँ से अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन, यहाँ से ऐसा मार्क करना है। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इलेक्शन लॉ के अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यह नहीं कर सकती है। मैं रीड कर रहा हूँ आंसर, इसको अंडरलाइन कीजिए। क्या नहीं कर सकती है? प्राइवेट ऑफ सिटीजन वोटर्स, अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन, use government resources for election campaign, spend more than the 25 lakh in constituency for the Lok Sabha election or 10 lakh in a constituency in the assembly election. इसके बाद अगला पॉइंट है, if they do so, यदि वे ऐसा करते हैं, election can rejected by the court. यदि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है, नियम कानून को नहीं मानती है, तो उसका चुनाव जो है रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। In relation to the law, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaign. According to this, no party or candidate to, और इलेक्शन कैंपेन के टाइम में पॉलिटिकल पार्टी और क्या नहीं कर सकती है, ये भी पॉइंट इसी में आएगा। क्या नहीं कर सकती है? यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द इलेक्शन प्रोपेगेंडा। अगला पॉइंट है, यूज गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन एंड वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड मिनिस्टर से नोट बी फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। बेटा यहाँ तक इसका आंसर होगा कि इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जो है पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या नहीं कर सकती है, तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पर जो है ये नियम है, कानून है, जिसको सभी को मानना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को, और इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। यदि पॉलिटिकल पार्टी जो है लॉ कानून को इसको नहीं मानती है तो उसका इलेक्शन विल बी कैंसल, उसका इलेक्शन चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है। अब हम पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट, अभी जो मैं आगे बता रहा था कि ये इट इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, ये इलेक्शन का लास्ट प्रोसेस है। इलेक्शन के दिन जो है वोटर्स जो है एडमिट कार्ड के साथ जाते हैं पोलिंग बूथ में और वहाँ अपना वोट देते हैं। और इसके अलावा इलेक्शन के नेक्स्ट फ्यू डेज के बाद जो है इलेक्शन रिजल्ट का इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है, काउंटिंग ऑफ द वोट, वहां पर वोट काउंटिंग होती है और रिजल्ट डिक्लेयर होता है। दिस इज द लास्ट स्टेज, लास्ट प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन का ये अंतिम प्रोसेस है। ये भी क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द पोलिंग of the elections to, what is the process of the polling and counting the vote? Question लिखिए, what is the process of polling
monitor process of polling and counting of votes. And counting of votes. This is the last process of the election. तो ये पूरा पैराग्राफ इसको ले लीजिए यहाँ तक। द फाइनल स्टेज से लेकर के प्लेस इन ए फेयरवेल, यहाँ तक इसका आंसर है। एक बार और मैं रीड कर देता हूँ इसको और बार रीड कर देता हूँ आंसर को। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ये पूरा पैराग्राफ है। सर पूरा पैराग्राफ लिखना है? एक ही पैराग्राफ में है, छोटा ऐसा। मैं रीड कर रहा हूँ उसको, देखिए। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कैन कास्ट और पोल देयर वोट। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। Every person whose name is on the voter list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or a government offices. Once the voter goes inside the booth, the election officials identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote. An agent of his candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in a fair way. यहाँ तक इसका आंसर हो गया। उसके बाद आज द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री। अब बताइए कि इलेक्शन में जो लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं, इंडिया जैसे गरीब देश के लिए इतने पैसे खर्च करना क्या अच्छी बात है? या इलेक्शन नहीं सर। हाँ, तो इंडिया जैसे गरीब देश के लिए सर इससे बहुत पैसा वेस्ट होता है। बहुत पैसा वेस्ट होता है। तो आता है इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री। क्या हमारे देश के लिए इलेक्शन खर्चीला है? क्योंकि यस सर, जो पैसा देश के विकास में, लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए, वो नहीं हो करके करोड़ों लाखों रुपए अरबों रुपए जो है हर 5 साल के बाद खर्च होते हैं। तो इंडिया जैसे गरीब देश के लिए इतने पैसे एक्सपेंड करना जो है इट इज नॉट गुड। तो ये भी क्वेश्चन है, तो मैं समझा दिया हुआ है छोटी लाइन में 67 पेज में। आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री, ये पैराग्राफ देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ उसको। देखिए, ये लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट इन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन पर जो है बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट रुपीज। सर पेज नंबर कौन सा है? ये बेटा यही है, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट के नीचे जो पैराग्राफ है, आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री, ये पैराग्राफ में देखिए। ओके सर, दिख गया। हाँ, तो द गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट रुपीज 1,1300 crore in conducting लोकसभा इलेक्शन इन 2004। 2004 में सरकार ने लोकसभा के इलेक्शन पर क्या है 1,300 करोड़ रुपए खर्च किया। That work out of about rupees 20% on the voter list। इस प्रकार जो है हर एक वोटर पर जो है 20 रुपए खर्च किए जाते हैं। The amount spent by parties and candidate was more than what the government spent। जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, वह पॉलिटिकल पार्टी जो है, कैंडिडेट जो है, बहुत सारे पैसे खर्च करती है। Roughly speaking, the expenditure made by the government party and candidate was around 3,000 crore of 50,000 of voters। इस प्रकार से जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 3,000 रुपीज जो है और खर्च करती है, 3,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, और हर वोटर को जो 50 रुपए खर्च करती है। सम पीपल से दैट इलेक्शंस आर ए बर्डन ऑफ आवर पीपल। इस प्रकार कहा जाता है कि हमारे देश में जो है एक जो इलेक्शन जो है लोगों के ऊपर एक बर्डन है, बोझ है। तो यहाँ के लोगों पर, हमारे देश पर, क्योंकि जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं, बेटे पैसे खर्च कहाँ से आते हैं? हमारे आप और किसानों की कमाई के पैसे होते हैं।
हम लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं, आपके पेरेंट जो इनकम टैक्स पे करते हैं, दैट मनी आर यूज इन द इलेक्शन, वो पैसा इलेक्शन में खर्च होता है। इफ दिस मनी could be, if this money should be used in the economic growth of the country, या पैसे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में होना चाहिए देश के लिए, बट दिस मनी आर यूज्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन, लेकिन ये पैसा जो इलेक्शन पर खर्च होता है, इंडिया जैसे पुअर कंट्री के लिए जो है ये क्या है, बर्डन है, और ये क्या है, बोझ है। तो ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए, पैराग्राफ से ऐसा इसका लिखना है। अगला क्वेश्चन, are the election too expensive? Expensive for our country. Are the election too expensive for our country? इसका आंसर उसी पैराग्राफ में मार्क कर लीजिए, इसको यहाँ से मार्क कर लीजिए। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी से लेकर के नीचे पर वोटर तक ₹50 पर वोटर। और सर छोटा करो, आंसर बहुत बड़ा है। अरे बेटा इसको इतना कर लो ना, 3 लाइन नीचे ले लो, पूरा पैराग्राफ नहीं लेना है। 3000 करोड़ और ₹50 पर वोटर, यहाँ तक कर लो, और 3 लाइन नीचे ले लो। सब पीपल से 3 लाइन नीचे, सेकेंड पैराग्राफ, some people say that elections are a burden for people, that our poor country cannot afford to hold election more once every 5 years। यहाँ तक कर लो इसका आंसर। अब आ जाओ बेटे नेक्स्ट पेज में आ जाओ, जो आपको आगे समझना है। बैलेट पेपर क्या है? बैलेट पेपर जो है, पहले जब वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं था, पहले बेटे चुनाव जो होता था बैलेट पेपर पर होता था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, जिसको बोला जाता है ईवीएम। ईवीएम से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले ये मशीन नहीं थी, तो क्या होता था, बैलेट पेपर एक लंबा पेपर होता था, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल दिया होता था और कैंडिडेट का नाम लिखा जाता था। तो उस बैलेट पेपर में क्या होता था, उसको हर वोटर जो है, एक जिसको वोट देना है, उस पेपर में उसी चुनाव चिन्ह में जो है निशान लगा देता था, मुहर लगा देता था, और उसको फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। वोट पड़ गया। जब वोटिंग मशीन नहीं थी, आज से 15 साल पहले, तो बैलेट पेपर के माध्यम से इलेक्शन होता था, उसी को बोला जाता था बैलेट पेपर। तो ये बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर, या पेपर का शीट होता है, ऑन व्हिच द नेम ऑफ द कैंडिडेट, कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलोंग पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड। और उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह जो है प्रिंट रहता है, और वो वोटर, हर एक वोटर को दिया जाता है, और जिस पर जो है, जिसको देना चाहता है वोटर, उस चुनाव चिन्ह पर वो निशान लगा देता था और वोट पड़ जाता था। इसी को बोला जाता है बैलेट पेपर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बैलेट पेपर? व्हाट इज बैलेट पेपर? बैलेट पेपर यह आपको मिलेगा। इसके आगे अभी जो आंसर आपने मार्क किया है, उससे आगे पैराग्राफ देखिए। ओल्ड बुक में 68 पेज है, लेकिन न्यू बुक में कौन सा पेज मैं नहीं जानता हूँ। तो इस पैराग्राफ में देखिए, अर्लियर द वोटर यूज्ड टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर
by putting a stamp on the ballot paper. आपने ये पैराग्राफ देख लिया? यस सर मिल गया। हाँ मिल गया। हाँ, अब इसका आंसर यहाँ से मार्क कर लेंगे। A ballot paper is a sheet of paper. अंडरलाइन कीजिए। A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party name and symbol are listed. यहाँ तक। अच्छा, ये तो सर कहाँ से? यहाँ से। A ballot paper is a sheet of paper. Earlier the voters जो पैराग्राफ में देखिए, earlier the voters used to मिल गया सर। हाँ, तो उसका थर्ड लाइन देखिए, ये बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर। यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, ये बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर ऑन व्हिच द नेम ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलोंग विद पार्टी नेम एंड सिंबल्स आर लिस्टेड। यहाँ तक। अब ईवीएम के बारे में पढ़नी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है। तो आज से 10-15 साल पहले ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता था। बैलेट पेपर वाज यूज्ड दैट टाइम जो है बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था। लेकिन नाउअडेज इन ऑल द इलेक्शन ईवीएम मशीन्स आर यूज्ड इन द इलेक्शन। अब हर जो है स्टेट में क्या है कि हर इलेक्शन में जो है ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इट इज यूज्ड इन ऑल द इलेक्शन। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज द ईवीएम? व्हाट इज ईवीएम? हाउ it is used? Next question. What is EVM? How it is used? एक क्वेश्चन लिखिए, What is EVM and how it is used? EVM क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है? तो इसका आंसर मार्क कर लीजिए। अभी जो आपने आंसर लिखा है बैलेट पेपर का जो आंसर मार्क किया ना बेटा, उसके आगे की लाइन जो कंटिन्यू वो ईवीएम के लिए आएगा। अभी जो आपने आंसर मार्क किया बैलेट पेपर के बारे में, उसके आगे की जो लाइन है वो ईवीएम के लिए है। मैं बोल रहा हूं, इसको अंडरलाइन कीजिए। नाउ ए डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज्ड। मिल गया सभी को? यस सर। अंडरलाइन कीजिए। नाउ ए डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स। The machine shows the name of the candidate and the party symbol. Independent candidate to have their own symbol allotted by election officials. As the voters have to do so, press the button against the name of the candidate she wants to give her vote. Once the polling is over, all the EVM are sealed and taken to a secure place. यहाँ तक बेटा इसका हो गया आंसर। ये ईवीएम के बारे में हो गया। तो आज के पास इतना ही। सर कहाँ तक? यहाँ तक। Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. EVM में यहाँ तक। हाँ, उसके बाद डन सर। हाँ, यहाँ तक हो गया आपका। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए। बाय सर। बाय। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे। अच्छा, बेटा क्लास 9th का स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट एक चैप्टर में दिया था, वो कौन सा चैप्टर से दिया था, कौन सा बुक से बेटे? होम असाइनमेंट किससे दिया था आपको? सर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब इसमें से दिया था गूगल क्लास में। अभी एक चैप्टर दिया था इकोनॉमिक्स से। यस सर। मालूम है ना, आपने कर दिया मेरा उसको? सर थोड़ा बचा। नहीं बेटा, आज भेज देना है ना, आज भेज देना आपको। आज मैं चेक सर कब का भेज दिया? हाँ ठीक है सर। आज बेटा आज करके सेंड कर देना, ताकि मैं उसको चेक करूंगा। अब मंडे को ठीक है सर, ठीक है। मंडे को प्रिंसिपल साहब उसको देखेंगे।
तो आज आप लोग उसको कर दीजिएगा। ओके ओके सर। हाँ ठीक है।